हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, सो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में डायनामिक्स स्टार्ट के उस पर क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं फिर से भौंकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप का फोर्स नहीं आया, बस एक फोर्स था सर्कुलर मोशन में जो कि हमेशा टुवर्ड द सेंटर लग रहा था। उस फोर्स को नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन, नॉर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यही सब फोर्स डिफरेंट इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन के काम करता है। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मीन्स अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के लिए उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। उस एक्सेलरेशन को कौन देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक नया टर्म फिर से बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, अगेन कुछ नहीं है, सब रिपीट होगा। नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई ये क्या हो गया? जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे वहां पे याद होगा हम लोग पढ़े स्यूडो फोर्स, भूत, घोस्ट, ये वही है। अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ हो, मींस फ्रेम क्या है? एक्सेलरेटेड। बिकॉज अगर वो रोटेट कर रहा है मींस उसका एक्सप्रेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, अगर इट इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। और अगर वो रोटेट कर रहा है विथ इंक्रीजिंग ओमेगा, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर इस फ्रेम पे बैठा हुआ हो जिसका ओमेगा भी है, अल्फा भी है, मतलब इसका एआर भी होगा और एटी भी होगा, दोनों है। इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है और हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, इफ आवर फ्रेम इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देन वी कांट अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उस फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसी स्यूडो फोर्स का रेडियल कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जैसे इस केस में इसका एक्शन रेडियल भी है, टेंजेंशियल भी है। तो अगर हम अगर मान इसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाए, चलो मानते हैं कि एक डिस्क है, वो रोटेट कर रहा था ओमेगा और अल्फा से, और यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन है, और हम मानते हैं कि मेरा ऑब्जर्वर उस कॉइन पर बैठ जाता है। ऑब्जर्वर इसी कॉइन पर बैठा हुआ है, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन एक इधर भी है और एक इधर भी एटी है। हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक उस स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा रेडियल और इसके अपोजिट टेंजेंशियल। आपको पता था स्यूडो फोर्स एक्शन के अपोजिट एक्शन होता था। ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर का दो एक्शन है, एआर भी है और एटी भी है, तो स्यूडो फोर्स के अपोजिट लगेगा। इधर लगेगा रेडियल, इधर लगेगा टेंजेंशियल। स्यूडो फोर्स नेट इधर हुआ, दिस इज एफ स्यूडो। होपफुली आई एम क्लियर। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड है, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन दैट फ्रेम वी हैव टू यूज स्यूडो फोर्स। रियल में फोर्स नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करने के लिए हम लोग लगाते हैं उस पर। अब हमारा ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, इस पॉइंट का एआर भी है और एडी भी है। सबको हम बता चुके हैं स्यूडो फोर्स एक्शन के जैसा पॉइंट लगता है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर है, ये नेट यहां आपको समझा चुके हैं, राइट? इस केस में स्यूडो फोर्स क्या पॉइंट लगेगा। तो इस स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट है, रेडियल एंड टेंजेंशियल। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है? रेडियल कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स। कहीं आपको बुक में लिखा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स इफ आवर फ्रेम इज रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। नो, अगर ये स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल कब होगा? जब एफटी 0 हो जाए। अगर ऑब्जर्वर का एआर एटी दोनों है तो स्यूडो फोर्स रियल में ये है, और उस स्यूडो फोर्स का रेडियल कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। Am I clear? अब इसको लिख लेते हैं, ये फिगर आप लोग बना लेना।
फिगर बना लेना और लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ एन ऑब्जर्वर is in rotating frame, then radial component of चलो और इसको सर एक्सप्लेन करते हैं। रोटेटिंग फ्रेम, देन टू अप्लाई Newton's law of motion in that frame, we use pseudo force. होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये हम लोग एनएलएम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ फ्रेम नॉन इनर्शियल है, दैट्स व्हाई टू अप्लाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वी हैव टू यूज pseudo force. Radial component of this pseudo force is called centrifugal force. बस एक नया नाम दे दिया उसको, radial component of pseudo force is called centrifugal force. ये रियल में लगता नहीं है यार, ये हम लोग इसको यूज करते हैं रोटेटिंग फ्रेम में बैठकर एक्सप्लेन करने के लिए इसको यूज करते हैं। रियल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं। अब हमको आदत होता है एमबीएस का यार बाहर लगा रहे, नहीं लगता है, ये हम लगाते हैं जैसे टूल है, ये रियल का फोर्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m omega square r, where m is mass of body on which pseudo force has to be applied. Has to be applied. What is omega? Omega is angular velocity of observer. सेम थिंग हम लोग वहां करते हैं m इंटू एम है, ऑब्जर्वर का एक्शन समझते थे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। एंड r इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर। हम जिस ऑब्जेक्ट पे सीधा फोर्स लगा रहे हैं उसका सेंटर से क्या डिस्टेंस है, इट इज r। कोई डाउट नहीं ना? पक्का? आपको हमेशा याद रखना है सीडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है। ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी एंगुलर स्पीड ऑफ भूल जाओ। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच सीडो फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर and r is distance of object from center of rotation। जो सर्कल है सेंटर का उससे उसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है? ये हो गया मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर, बिकॉज एक्शन इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन इधर है ना, तो उसके अपोजिट इज अवे फ्रॉम सेंटर। सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर। Direction of centrifugal force is always away from center। यहां तक कोई डाउट नहीं? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक बना हुआ है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब बोले कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, प्लेन में है, ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे है। सो इन दिस फ्रेम, इन फ्रेम ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ब्लॉक क्या होगा? बोलो
जीरो। क्या होगा? जीरो, बिकॉज ये फ्रेम इनर्शियल है, इस फ्रेम में कोई जीरो फोर्स हमको लगाना नहीं पड़ेगा। और जब इनर्शियल फ्रेम में जीरो फोर्स जीरो होगा, अब अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ, मान लीजिए इसी पे बैठा हुआ, इसी पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ, अब इसी ब्लॉक के ऊपर ऑब्जर्वर है। सो अब ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हो गया, जीरो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो फोर्स का टेंसर कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज इसका ऑब्जर्वर का ओमेगा कांस्टेंट है। सो देयर विल बी ओनली रेडियल कंपोनेंट ऑफ जीरो फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये अवे फ्रॉम सेंटर होगा m ओमेगा स्क्वायर l। तो हमारे इसमें टेंशन निकालना है। अब इस फ्रेम में ये ब्लॉक रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। तो इसलिए हमको थोड़ा आसान लगता है, मतलब लोग यूज करते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जर्वर को हम उसी ब्लॉक पर बैठा देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उस फ्रेम में और ब्लॉक रेस्ट में आ गया, और जब वो रेस्ट में आ गया तब इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट है कि अब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। जब वो ब्लॉक उसके स्पार्क में रेस्ट में है तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। अब इसका एफबीडी बनाते हैं इस फ्रेम में। इसके फ्रेम में अगर एफबीडी बनाएंगे तो एक तो रियल फोर्स लगा, इधर टी नॉर्मल और एमजी ऐसे लगेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन लेट है तो एन और एमजी कैंसिल कर गया, और इधर लगा दिया, चूंकि जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब चूंकि इसके फ्रेम में रेस्ट में है तो टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। और ये हम लोग कल किए थे ग्राउंड फ्रेम से। डाउट नहीं? सो जीरो फोर्स लगाने से बेनिफिट होता है कि अब मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या आ गया? रेस्ट में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, चलो मानते हैं ये पेंडुलम बॉल है, इसका मास है कुछ 2 kg, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन में ये वर्टिकल इसे हैंग कर रहा है, और इसका भी अभी वेलोसिटी इधर है, मानते हैं 500 पर सेकेंड। मास क्या है? 2 kg, और इसका वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 500 पर सेकेंड। मास है 2 kg, वेलोसिटी इधर है 500 पर सेकेंड। देन क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। G10 लेना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेंथ मान लेते हैं इसका कुछ है, कितना माने? चलो मानते हैं 2 मीटर लेंथ है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑप्शन ए 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 5 न्यूटन, ऑप्शन सी 45 न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन। You have to find tension in the string at this instant. हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को 2 फ्रेम से सॉल्व करेंगे, ग्राउंड से भी करेंगे और उस पर बैठ के करेंगे, और दोनों देखेंगे आपको आंसर सेम आएगा। चलो पहले ग्राउंड फ्रेम से करते हैं। ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ, इसके लिए सर्कल में घूम रहा है, राइट। तो इस इंस्टेंट पे इसका एफबीडी बनाते हैं। क्या होगा? नीचे अर्थ का फोर्स, ऊपर टेंशन, और जब इसका वेलोसिटी इधर है, सो एक सर्कल में घूम रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन इधर है, दैट इज AR, राइट। सो नेट फोर्स इधर होगा, जिसका एक्सीलरेशन है दैट इज T-20, राइट। इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं T-20 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय l, बिकॉज ये एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय l, m into a। नेट फोर्स इक्वल टू m into a। एक्शन क्या है? टुवर्ड्स सेंटर। सो राइट T-20 इक्वल टू मास 2 kg, v स्क्वायर 25, लेंथ इज 2, सो T इक्वल टू 45 न्यूटन। एक ही आ गया। ये हमें किस फ्रेम से किया? ग्राउंड फ्रेम से। अब चलो बॉब पे बैठ जाते हैं। अब हम बॉब के फ्रेम से सॉल्व करते हैं। अगर हम बॉब के ऊपर बैठ जाए, अब मेरा ऑब्जर्वर यहां पे बॉब के ऊपर, ठीक है। अब इसका एफबीडी आते हैं बॉब फ्रेम में। पहले कहते हैं रियल फोर्स mg एंड टेंशन, ये रियल फोर्स है। अब जब हम बॉब पे बैठ गए तो स्लिटिंग फ्रेम है, वी हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स,
राइट। सो अगर हम बात करें रेडियल डायरेक्शन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे, कितना mv² r लिखो या mv²r लिखो, राइट। सो mv²l, सो यहाँ पे mv²l हमको 25 लगाना पड़ा नीचे। अब हमारे फ्रेम में ये बॉब रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। जब इसी पे बैठे हुए हैं हमारे बॉब रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। सो अब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, हम इधर फोर्स बैलेंस कर देते हैं तो क्या होगा, T = 20 + 25 45। सो बेसिकली अगर हम इसके ऊपर बैठते हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा तो हम किसी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। आगे चूंकि आसान क्वेश्चन है, अब जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि आसान कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट 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 मान लेते हैं ये ऐसा है इस पोजीशन पे, फिर से बॉब का मास 2 kg है और इसका वेलोसिटी मानते हैं इधर है 10 मीटर/सेकंड इस इंस्टेंट पे, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 मीटर। दे दिया वो क्वेश्चन, December 37 डिग्री। इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी है टेंसिल डायरेक्शन में 10 मीटर/सेकंड, देन यू हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। फटाफट फटाफट करो। लेंथ है 5 मीटर। ऑप्शन ए 60 न्यूटन, ऑप्शन बी 60 न्यूटन, ऑप्शन सी 56 न्यूटन, ऑप्शन डी 52 न्यूटन, ऑप्शन ई नोटा। You have to find tension in the string at this instant. हो गया। अब देखो आसान बॉब फ्रेम पे बैठे सॉल्व करते हैं। आपको ग्राउंड फ्रेम दिखा चुके हैं, आप ग्राउंड फ्रेम पे ट्राई कर सकते हो। बॉब फ्रेम पे अगर बैठ जाए फिर हमको वही सिखाना है आपको, आप लोग ग्राउंड से पहले भी कर चुके हो। अगर बॉब फ्रेम से एफबीडी बनाए इसका तो इधर लगा टेंशन पे रियल फोर्स दिखाते हैं, नीचे mg दैट इज 20 रियल फोर्स, और कोई फोर्स है क्या रियल? नहीं, ये तो फोर्स था। अब अगर बॉब फ्रेम पे बैठ जाए तो इस ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, तो हैव टू अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस डायरेक्शन। राइट? कितना 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 बोलो बोलो, mv²/l। सो m कितना है 2 kg, v²/l 40। यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा तो अगर हम बॉब फ्रेम से एफबीडी बनाएंगे तो शियर फोर्स लगेगा 1 या 2। अब बॉब अगर हम बॉब पे बैठ जाएं, अभी बॉब पे अगर हम बैठ जाएं, ध्यान से सुनना, तो उस केस में क्या हमारा जो एक्सेशन होगा सिर्फ AR है, AR/AT दोनों है। यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं पहले भी, यहाँ पे AR भी है और AT भी है। हमको दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा M × AT, एक लगाना पड़ेगा M × AR। अब भी हम सिर्फ की टेंशन निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम अगर जीरो अगर ये लगा दिए मतलब इस डायरेक्शन एक्शन अब 0 हो गया। Am I clear? इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको हम बता चुके हैं कि जब बॉब यहां पे है, इसका AR भी है और AT भी है इधर। नहीं, बिकॉज ये अगर मान ले कि ये अगर हम इसकी बात करें कि लेट्स अज्यूम ये उधर जा रहा है, डजंट मैटर। अब इसका आपको हम दिखा चुके, इधर AR भी है और इधर AT भी है, आपको दिखा चुके हैं। अगर उधर जाएगा इसका स्पीड घटेगा, अगर इधर आएगा तो स्पीड बढ़ेगा। AT का डायरेक्शन ये है ड्यू टू mg, आपको हम दिखा चुके हैं।
सो अगर हम बॉब पे बैठेंगे सो हमको स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। एक स्यूडो फोर्स इधर रेडियल आउटवर्ड लगाना पड़ेगा m इंटू ए आर, और एक इधर लगाना पड़ेगा m इंटू ए टी, दो लगाना पड़ेगा। सो अभी हम ये नहीं लगा रहे, हम इंटरेक्शन है टेंशन निकालने में, हम सिर्फ आपको एक दिखाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। सो हमने बस इसके लिए स्यूडो फोर्स लगा दिया। सो अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, हम क्या लिखेंगे t माइनस, अच्छा t इक्वल टू 40, थप्पड़ मार देंगे, इसका भी तो कंपोनेंट आएगा, 87 में भी कितना होगा 37। सो इसको आप कंपोनेंट करो, mg को कंपोनेंट करो, इधर होगा 12 और इधर होगा 16, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ t इक्वल टू 40 प्लस 16 56। अब देखो इसको बैलेंस करने वाला नहीं है, अगर आपने स्यूडो फोर्स नहीं लगाया m इंटू ए टी, इसको बैलेंस कर रहा है क्या नहीं, तो आपके लिए रेस्ट में नहीं हुआ, तो आपने गलती किया है। यहाँ पे स्यूडो फोर्स दो लगेगा, इधर लगेगा और इधर भी लगेगा। सो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो t निकल गया 56। कोई हमको मैक्सिमम चीज में t निकालना होता है, हमको सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड थे, हमने m इंटू ए टी नहीं लगाया। क्लियर। अब ग्राउंड फ्रेम से करते हैं, आपको लगा हुआ है इधर 12 लगा देना, अब रेस्ट में आ जाएगा। अब अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें, ये मेरा एफबीडी है, अब ये गायब हो गया। ग्राउंड फ्रेम से एफबीडी ये होगा, इधर 12 न्यूटन, इधर 16 न्यूटन और इधर टी, बस यही रियल फोर्स है, राइट। ग्राउंड फ्रेम में स्यूडो फोर्स नहीं है, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जेक्ट मेरा बैठा हुआ है। सो ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्शन इधर एक AR है या नहीं है, एंड दिस AR इक्वल टू V स्क्वायर बाय L। सो विल राइट नेट फोर्स T माइनस 16 इक्वल टू m कितना है 2 kg इंटू V स्क्वायर दैट इज 100 बाय 5। सो T इक्वल टू 56, ग्राउंड फ्रेम से कर दिया। अब आपको देख सकते हो दोनों में इक्वेशन सेम है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज करो, कोई डाउट नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, किसी ने ये बोल दिया, अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो बोला ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं, एंगल 37 है, हमको t निकालना है, तो हमने t और 20 एफबीडी बनाया, हम ये क्यों नहीं कर देते, t cos 37 इक्वल टू 20, सो t इंटू 4/5 इक्वल टू 20, सो t इक्वल टू 100/4 25। ये सही है गलत, गलत है यार। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कैसे होगा, इसका इधर एक्सेलरेशन है AR, इधर AT, सो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं है। क्लियर, हम नहीं कर सकता है, गलत है, ठीक है। अगर आप नेट फोर्स 0 कब करते हो, जब उसका एक्सेलरेशन 0 होता, जब इसका AR और AT है तो इधर इसका कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, इधर नेट फोर्स 0 नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन से गलत है। क्लियर। जब आप स्यूडो फोर्स लगा दोगे, सेंट्रीफ्यूगल भी और एक्टिव वाला भी, तब आप किसी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी फिजिक्स में 4 या 5 बार आएगा, इसे समझ लेना, बार बार आते रहेगा, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार आते रहेगा। यूनिफॉर्म रिंग हैविंग मास पर यूनिट लेंथ म्यू, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग है, इसका मानते हैं रेडियस r है, और ये स्मूथ सरफेस पे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। दिस रिंग इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन कहीं कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। देन क्वेश्चन इज फाइंड
टेंशन इन द string of ring. Option A. Option C. Option D. You have to find tension in the string of ring. Option A mu omega square r square. Option B 2 mu omega square r square. Option C mu omega square r square by 2. Option D नोटा. आपको इस रिंग में टेंशन निकालना है. हो गया? ओके. देखो अब अगर इसको हम करते हैं रिंग पे बैठ जाते हैं, हम समझते हैं टेंशन क्यों होगा, टेंशन होगा क्यों, ये समझना बहुत आसान है. आप रिंग पे बैठ जाओ. हम रिंग पे बैठ जाते हैं, हमारी रिंग क्या रेस्ट में है, ठीक है. अगर रिंग रेस्ट में है तो और रिंग का हर पॉइंट का, हम रिंग पे बैठे हैं, उसका एक एक्सेलरेशन है रेडियल, सो उस पे लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स. तो उसके हर पॉइंट पे हमको टेंजेंट रेडियली आउटवर्ड लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स. हम रिंग पे बैठ के देख रहे हैं. हम रिंग पे बैठ के देख रहे हैं, ठीक है. अब जब हर डायरेक्शन से मतलब से खींच रहा है सब, तो टेंशन आएगा नहीं आएगा. सो रिंग पे बैठ कर बैठ कर एक्सप्लेन करना बहुत आसान है कि इसमें टेंशन क्यों आएगा. तो आसान वाला काम तो हम कर लिए. अब आप ग्राउंड फ्रेम से एक्सप्लेन करो इस रिंग में टेंशन क्यों आएगा. मैंने रिंग पे बैठ के आपको एक्सप्लेन किया कि जब रिंग पर बैठ जाते हैं तो क्या है कि सब पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हम रिंग पे बैठे हैं, हमारा फ्रेम नॉन इनर्शियल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर दिया तो हमारे फ्रेम में इसके हर पॉइंट पे डेली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसका सबका नेट जीरो है, बट इसको बाहर तरफ खींच रहा है, इसलिए रिंग टेंशन में रहेगा. इसलिए रिंग में टेंशन आ गया. अब आपको सेम थिंग एक्सप्लेन कर रहा है कि रिंग में टेंशन क्यों आएगा. आप ग्राउंड फ्रेम से एक्सप्लेन करना है इस रिंग में टेंशन, जब ये रोटेट करेगा तो इस रिंग में टेंशन क्यों आएगा. ठीक है, आसान है. आपको बस सोचना है. मैं आपको हिंट करता हूं इनर्शिया से सोचना कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो इस रिंग के स्ट्रिंग में टेंशन क्यों आएगा. चलो अब टेंशन आएगा, क्लियर है. अब हमको निकालना है कितना टेंशन आएगा, ये निकालना है. सो अब आप एक चीज ध्यान दो कि हम जब भी टेंशन के एलएम में भी कर रहे थे तो वहां पे जहां पे टेंशन निकालना होता था वहां पे सिस्टम को ब्रेक करते थे. जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पे सिस्टम को ब्रेक करना है. सो हमको टेंशन निकालना है, हम क्या किए, चूंकि इंटरनल फोर्स हो जाएगा तो उसको हमको ब्रेक करना है. सो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया. अगर आपको याद होगा हमने इस तरह से ब्लॉक को कनेक्ट कर देते थे और आपको अगर T1 T2 निकालना होता था तो आप क्या करते थे, T1 आप यहाँ सिस्टम को ब्रेक करते, T2 निकालेंगे यहाँ सिस्टम ब्रेक भी करते थे. बिकॉज ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको वहां पे सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा. सो हमको यहाँ टेंशन निकालना है, हमने छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सेक्शन को, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट के अंदर बिल्कुल बहुआ सा, हम दिखाने पड़ेगा बिल्कुल छोटा सा सेक्शन लिए, ये बहुत ही छोटा एंगल का, उसको हम वहां से ब्रेक किया, अच्छा सा पार्ट में, ठीक है. और मानते हैं ये एंगल बना रहा है यहाँ पे सेंटर पे थीटा. थीटा बहुत स्मॉल है. थीटा क्या है, स्मॉल. हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है. अब हम इसको मैग्नीफाई करके यहां दिखा रहे हैं. मैग्नीफाई क्या हुआ है, वो है बहुत छोटा सा ऐसा, ये एंगल थीटा, और मानते हैं इसमें टेंशन टी है. हमको इस पॉइंट में निकालना टेंशन, हमने माना वहां टेंशन क्या है, टी. ओके, हम इसका एब्बिटी बनाए स्मॉल सिस्टम का. इस पे इधर वाला पार्ट इसे खींच रहा है, इसको इधर वाला पार्ट इसे खींच रहा है, टी और टी. यहां तक कोई दिक्कत है? ये आवाज कर रहा है, क्या कर रहा है आवाज यार, ये फिर कुछ चालू कर दिया. एनीवे, सो हमने इसको मैग्नीफाई किया है. सो इसका एब्बिटी बना रहे हैं. इधर लगा टी, इस ये वाला पोर्शन इधर पुल कर रहा है टी से, ये वाला पोर्शन इधर पुल कर रहा है टी से.
इसमें कोई दिक्कत है? अरे भाई हमने इसको ब्रेक किया है, इस छोटे से पार्ट को ब्रेक किया है और इसको दिखा रहे हैं कि ये वाला पार्ट इधर पुल करेगा, ये वाला पार्ट इधर पुल करेगा, इसको हम टी और टी दिखा रहे हैं, उसको मैग्नीफाई कर दिया ताकि हम अच्छे से फिगर बना पाए। ओके, सरफेस हॉरिजॉन्टल उस पे घूम रहा है। सो ये अब जब ये सर्कल पे घूम रहा है, हम इस पे बैठे हुए हैं, सो यू हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज इसका मास dm ओमेगा स्क्वायर r, यही तो होता है। अब हम इस स्ट्रिंग पे बैठ के एफबीडी बनाए, सो इधर टी और बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर r। अब ये हमारे फ्रेम में रेस्ट में या मोशन में, रेस्ट में है, तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये क्या होगा? θ/2 सिमेट्री। सो ये भी क्या होगा? θ/2। सो ये भी क्या होगा? θ/2। सो t का दो कंपोनेंट, एक इधर t cos θ/2 और इधर एक आएगा दैट इज t sin θ/2। इसलिए इधर भी होगा t cos θ/2 और नीचे t sin, आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखो t cos θ/2 और नीचे t sin θ/2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो हॉरिजॉन्टल में t cos θ/2 कैंसिल हो गया बिकॉज़ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड है, और वर्टिकल में नीचे है t sin θ/2 और ऊपर dm ओमेगा स्क्वायर r। अब फिगर को समझो, ये वर्टिकल प्लेन में mg नहीं है यार, हॉरिजॉन्टल प्लेन इस पे रोटेट कर रहा था, इस प्लेन में रिंग रोटेट कर रहा है। कोई रिंग है क्या? रिंग तो बहुत सारा था। यहां पे एक रिंग रोटेट कर रहा है ये इस प्लेन में। अब हमने इस रिंग का एक छोटा टुकड़ा लिया है, तो इधर टी लगा, इधर टी लगा और इधर लगा डी ओमेगा स्क्वायर r। सो इसका उस टुकड़े का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? t cos θ/2 कैंसल, इधर आया 2t sin θ/2 और इधर आया dm ओमेगा स्क्वायर r। समझ में आ गया ना? इसका नॉर्मल और mg तो कैंसिल कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो नॉर्मल और mg तो कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ इधर बचा 2t sin θ/2 और इधर लगा dm ओमेगा स्क्वायर r। सो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो होगा 2t sin θ/2, उसको मिटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत हर चैप्टर में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, साउंड में, इलास्टिसिटी में, मैग्नेटिज्म में बार बार आते रहेगा ये। सो नीचे आया 2t sin θ/2 दैट इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r। t sin θ/2 t sin θ/2 2t sin θ/2 ऊपर है dm ओमेगा स्क्वायर r। नाउ फॉर स्मॉल थीटा, थीटा स्मॉल है, फॉर स्मॉल थीटा वी कैन राइट sin θ/2 टेंड्स टू θ/2, sin θ इक्वल थीटा होता है ना। सो दिस इज 2t into θ/2 that is equal to dm omega square r, this 2 got cancelled। ओके, अब dm क्या होगा? इस स्मॉल सिस्टम का मास दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ है म्यू और इसका लेंथ क्या होगा? r थीटा, लेंथ ऑफ r दैट इज r थीटा, थीटा इक्वल टू l बाय r, सो l इक्वल टू r थीटा, सो dm इक्वल टू म्यू r थीटा। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, सो विल गेट t इनटू थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू r थीटा ओमेगा स्क्वायर r। सो थीटा गॉट कैंसल, t इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, t तो आ गया, t क्या आया? म्यू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। बस रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत बार बार आएगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि हमने क्या किया, उस स्मॉल सेक्शन को मैग्नीफाई किया और इसका एफबीडी बनाए, इधर वाला पार्ट टी लगाया, ये भी टी लगाया। अब ये एंगल थीटा है, सो यहाँ से जब एंगल ये सिमेट्री से ये एंगल होगा θ/2, सो दिस इज आल्सो θ/2। सो t का दो कंपोनेंट है, इधर t cos θ/2 और एक नीचे की तरफ t sin θ/2। t cos θ/2 कैंसिल हो गया और 2t sin θ/2 इक्वल टू हमने ऊपर वाला फोर्स बैलेंस कर दिया। क्लियर? सो t निकल गया। पक्का? कोई डाउट नहीं? इसलिए अच्छा क्वेश्चन करते हैं और एक
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एकदम बिल्कुल जब भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पूछो ब्रेक करो और करो, ये बार बार आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये अब भी आएगा आपको इलास्टिसिटी में, फिर आएगा सरफेस टेंशन में, फिर आएगा साउंड वेव में, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिर आएगा मैग्नेटिज्म में, बार बार आते रहता है।